जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है रिस्पॉन्सेस टू स्ट्रेटेजिक रिस्क। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट हमारा एक सब्जेक्ट है। यूं कह लें कि बिजनेस को किन रिस्क और चैलेंजेस को फेस करना होता है। ठीक है। और तो उस वो पहले रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन आती है, जो भी यानी कि उनको बेहतर करने के लिए जो रिस्क आइडेंटिफाई किए जाते हैं उनकी स्टेप्स की करेक्शन, और फिर उसका फीडबैक आता है। तो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं कि जो हम क्या कर रहे होते हैं बिजनेस के अंदर। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, फिर रिस्क रिस्क यानी कि प्रिवेंटिव स्टेप्स इम्प्लीमेंटेशन, उसकी यानी एग्जीक्यूशन में आ गए, और फिर उसका फीडबैक आता है। तो मल्टीपल फैक्टर होते हैं जो कि हम कंसिडर करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पॉन्सेस टू रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क के अगर हमें रिस्क वो फेस करने पड़ते हैं तो उनको किस तरह हम हैंडल कर सकते हैं, किस तरह टैकल कर सकते हैं, उसके लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से रिस्क होते हैं, किस किस तरह स्टेप ले सकते हैं उनको बेहतर करने के लिए, उनको स्टॉप करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि हमें कंसिडर करने होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी सिलसिले में है। तो आए हम जो है उसको क्या करते हैं कि उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। जी। तो सबसे पहले हम आ गए स्ट्रेटेजिक रिस्क के ऊपर आ गए। ठीक। रिस्पॉन्सेस टू स्ट्रेटेजिक रिस्क के ऊपर आ गए, तो इसको हम देख लेते हैं। जो हमारा टॉपिक है और रिस्क मैनेजमेंट हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है। बेसिकली बिजनेस के अंदर जो हम चैलेंजेस फेस करते हैं उनको कैसे हम यानी कि ठीक कर सकते हैं, क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस के अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। क्योंकि हम विदाउट यानी कि रिस्क मैयर हम बिजनेस चला नहीं सकते। और ये चीज़ ज़रूरी होती है, इनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है, इनके स्टेप्स लेना ज़रूरी होता है, इनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं वो ज़रूरी होता है। अब सबसे पहली जो बात आती है वो ये आती है कि मुख्तलिफ हम चीज़ें कंसिडर करते हैं कि जी रिस्क को हम किस तरह मैनेज हैंडल कर सकें। उसमें एक आता है जी कॉरपोरेट गवर्नेंस आता है। दूसरा आता है जी मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम होता है। उस मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो यूँ समझ लें कि कंट्रोल मेथड हो सकते हैं एक। दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है। तीसरा है मॉडर्न मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम है। ठीक है, तीन हो गए। ठीक है। तो अगर हम फर्दर इसको दूसरे एंगल से देखें तो आईएस इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी, इसकी तीन ब्रांचेस हैं। एक है इसकी रिस्क है, दूसरा इसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, और तीसरा इसको कंट्रोल कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और उसके बाद है चौथा, यानी वन, ये टू, ये थ्री, और ये फिर फोर, एथिक्स हो गए। एथिकली आप किस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए रिस्क को, तो वो भी चीज़ें मैटर करती है। अब ये जो हमारी ओवरऑल एक समरी है, इसको लेकर हम एक एक इसका जो कंपोनेंट है, इसका जो क्या कहते हैं पार्ट है, इसको क्लियर करेंगे और उसके ऊपर उसके सोल्यूशन की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंट्रोल मेथड्स के ऊपर आते हैं। ठीक है। कंट्रोल मेथड्स के अंदर अगर हम देखें
तो यहाँ पे आ रहा है कि जी मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम और मेथड्स कैन बी डिफाइंड एज मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम के मैनेजमेंट की कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं जी, तो उसको डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन इनटू वायबल पैटर्न ऑफ एक्टिविटी इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन इनटू वायबल पैटर्न ऑफ एक्टिविटी इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, कि किस तरह आप ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटी हैं उनको इस तरह गाइड करें, मतलब कि जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसी तरह आप उसके कंट्रोल मैयर बनाएं। ठीक है, कि the process of guiding the organization into viable pattern of activity in changing environment, हमने उसी तरह उसकी कंट्रोल बनाने हैं और उसकी कंट्रोल को हम किस तरह हम मद्देनजर रख सकते हैं, वो हमारा हो सकता है कि जो उसके चेंजिंग एक्टिविटी है उस एनवायरनमेंट के तहत उसके अंदर कौन कौन से कंट्रोल होते हैं। पहला कंट्रोल क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन होना चाहिए। दूसरा क्या है, उसकी जो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हैं वो क्लियर होने चाहिए और प्रॉपरली फॉलो किए जाने चाहिए। Having a defined organizational structure आ गया है, establishing the policies and subsequently procedure to ensure that the policies are followed, having contracts of employment with the individuals and at all levels वो होने चाहिए। ये सब चीजें कंट्रोल मेजर्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेटिंग अप सेटिंग अप suitable discipline and reward system, यानी कि जो उन ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज को फॉलो करे आप उसके लिए रिवार्ड सिस्टम भी रखें। उसके बाद क्या है, इंश्योरिंग सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस ऑफ अप्रेजल और फीडबैक। तो आपके पास सिस्टम होना चाहिए कि किस तरह आप क्या कर सकते हैं, सिस्टम यानी कि इंश्योर करें ऐसा कि जो इम्प्लाइज की परफॉर्मेंस को भी असेस करे और फिर उनका अप्रेजल भी हो और उनका फीडबैक भी दे। मस्ट परफॉर्म अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है, बिफोर इम्प्लीमेंटिंग अ रिकमेंडेशन। तो आपके पास कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए रिकमेंड करने से पहले कि आया कि सम टाइम इस तरह होता है कि आप इस तरह कंट्रोल मेजर बना लेते हैं कि उसका इतना बेनिफिट नहीं होता जितनी आपकी कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, अब आप कोई नए रूल्स एंड रेगुलेशन आप यानी कि बनाने चाह रहे हैं और उसमें आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ गई लेकिन आपको बेनिफिट नहीं हो रहा, तो वो भी आपके लिए एक बर्डन हो सकता है। ठीक है, तो ये आप करेंगे। नेक्स्ट आ जाती है बात नेक्स्ट आ जाती है बात के मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम। सही है, नेक्स्ट क्या आते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम। अब एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट आप तरीकों से चीजों को मैनेज कर रहे थे। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट या अकाउंट डिपार्टमेंट का ताल्लुक हर ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट के से होता है। अगर फर्ज किया आप किसी चीज को प्रॉपरली नहीं कर रहे तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली दूसरी चीजों पे जाएगा। अब कहा यह जाता है कि जी अगर एक अकाउंटिंग सिस्टम प्रॉपरली रन कर रहा हो तो उससे ना ऑर्गेनाइजेशन की यानी कि समझ लें नजर आता है कि उसकी पॉलिसीज प्रोसीजर भी फॉलो किए जा रहे हैं और कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है उस अकाउंट सिस्टम के अंदर। Management accounting control system can be defined as an information system that helps managers to make planning and control decision। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसमें आप क्या कर रहे हैं, जो कि आपको हेल्प कर रहा है आपकी प्लानिंग एंड कंट्रोल डिसीजंस के अंदर। ठीक है, जाहिर बात है कि जब आप फाइनेंस डिपार्टमेंट अकाउंट्स में होते हैं तो आप उसमें बजटिंग भी करते हैं, प्लानिंग भी करते हैं और जितने अच्छे कंट्रोल बनाए होते हैं उसी हिसाब से आपके टारगेट और ऑब्जेक्टिव भी मीट हो रहे होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम कैसा होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को आप कंसीडर करेंगे कैसा है, गोल कॉन्ग्रेंस, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उनको पूरा करने के लिए जो इसके इम्प्लाइज हैं वो एफर्ट कर रहे हैं कि जो इम्प्लाइज के जहन में गोल है वही ऑर्गेनाइजेशन के गोल हो। तो गोल कॉन्ग्रेंस होनी चाहिए कि गोल्स अलाइन होने चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो गोल कॉन्ग्रेंस होती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है,
अच्छा, इसमें आ जाते हैं कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल मैयर्स आ जाते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल यानी मैयर आ जाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मैयर आ जाते हैं परफॉर्मेंस टारगेट के हिसाब से जो हम करते हैं, उसमें बजट्स आ गए, उसमें स्लैक्स आ गए। अच्छा, उसके बाद क्या आता है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स की, अगर आप बात करें केपीआईज, यानी ऐसे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल कराने में। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है, वो भी बिहेवियरल इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं कि सम टाइम आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हो डिमोटिवेट भी होते हैं, ठीक है, और डाइस फंक्शनल बिहेवियर भी आपका आता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, सम टाइम कुछ ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट भी सही काम नहीं कर रहे होते, और सम टाइम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो टारगेट्स होते हैं उनको भी आपको अचीव करने में ये सब चीज़ें सेट करनी पड़ती है, ठीक है जी। तो क्या कहते हैं, ये जो है, ये हमारा इस हवाले से हम ये डिस्कस कर रहे थे कि भी किस तरह इन चीज़ों को हम देखते हैं और करते हैं, ठीक है। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे वो ये सारा स्लाइड डिस्कस कर रहे थे कि जिसमें हमने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मॉडर्न मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब जब ये नया एक यानी कि समझ लें कि सारी सिस्टम नया आया, तो हमें उसी हिसाब से अपने जो अकाउंटिंग के टूल्स है वो भी चेंज करने पड़े, उनको मेजर करने के लिए, उनके परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए। न्यू मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एज मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स हैव चेंज। तो डेफिनेटली पहले मैन्युफैक्चरिंग मेथड कुछ और थे, तो क्या हुआ कि अ, वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि हमने जो मैन्युफैक्चरिंग हमारे मेथड्स थे जो चेंज हुए, तो उस हिसाब से हमें अपने अकाउंटिंग मेथड भी चेंज करने पड़े। अब आप देखिए सिचुएशन क्या आई, जिट या यानी कि जस्ट इन टाइम या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जब इन्वायरमेंट आया, तो हमें क्या क्या टेक्निक उसके अंदर अकाउंटिंग की लानी पड़ी, जिसे हम थ्रूपुट अकाउंटिंग कहते हैं, बैकफ्लैश अकाउंटिंग कहते हैं, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी हो गई, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो गए, लीन अकाउंटिंग हो गई। ये डिफरेंट मेथड थे जो कि हम लाए। तो हम इसको आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे इस सेपरेट मेथड्स को। अच्छा, लार्ज ओवरहेड कॉस्ट क्या है। लार्ज, हमें क्या कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो सिस्टम था, यानी ओवरहेड्स की बजाय वो लाना पड़ा, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट वो लाना पड़ा, जो कि पहले ज़्यादा अच्छे तरीके से कॉस्ट इफेक्टिवली कैलकुलेट करने के लिए। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इश्यूज, जब हमने लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो हमारे स्ट्रेटेजिक इश्यूज थे उसको हमने डिस्कस करना था, उसके अंदर हमें क्या करना पड़ा, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर लाना, यानी कि नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो इंडिकेटर्स थे उनको कंसिडर करना पड़ा। बैलेंस स्कोर कार्ड, ये ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए बैलेंस स्कोर कार्ड होते हैं, जिसमें चार कंपोनेंट होते हैं, फाइनेंशियल का, कस्टमर का, इंटरनल और इनोवेशन एंड लर्निंग का। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो हमें इंट्रोड्यूस करानी पड़ी, टेक्निक यूज करनी पड़ी, जो हम अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन को उन लॉन्ग टर्म बेसिस पे उसके जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं उसको कंसिडर करना है। उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अगर हम बात करें, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर अगर हम देखें तो किन किन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, वो क्या होती है कि सबसे पहले हमने कहा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती क्या है, कि यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसके रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि बनाते हुए उसको चलाना, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आ जाता है। तो आपने देखा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिटेल के हवाले से कि इंटरनल कंट्रोल किस तरह मेजर करने हैं, ऑडिट कमेटी क्या होती है, ये सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है कि किस तरह हम ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बना सकते हैं। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में लाए। रूल्स बेस क्या है, प्रिंसिपल बेस क्या है कि एक कंबाइंड कोड बना दिया जाता है जिसकी बेस के ऊपर हम प्रिंसिपली ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। सर्बिन्स ऑक्सिल एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की एक अप्रोच है कि किस तरह हम रूल बेस्ड अप्रोच को क्या कहते हैं फॉलो करते हुए ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं। अच्छा, इसको हम डिटेल से हम डिस्कस करेंगे यानी लेक्चर के अंदर, ठीक है। व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आए हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। द सिस्टम बाय विच द कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड।
ठीक है, द सिस्टम बाय विच द कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड अदर स्टेक होल्डर, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी लिमिटेशन मीन, इसके ड्रॉबैक्स कह लें, इसके डिसएडवांटेज कह लें, इसके जो मर्जी है कह लें। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन मोस्ट कंट्रीज लिस्टेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई, जो कि करती हैं, वो जरूरी होता है उसके लिए करना। इट इज ऑफन बिल्ट इनटू द स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग रूल्स, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग रूल होती है उसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होता है उसको कंपनीज ने फॉलो करना होता है, और नॉर्मली ये लिस्टेड कंपनीज या पब्लिक कंपनीज के लिए ये फॉलो किया जाता है। इट सीक्स टू प्रिवेंट द फैट कैट सैलरीज, प्लंडरिंग ऑफ द कंपनी, पेंशन फंड एंड अदर अनएथिकल बिहेवियर। इन सब चीज़ों के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि उसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस होनी चाहिए, और इन चीज़ों को रोकने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस होनी चाहिए। लिमिटेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इट डज नॉट प्रिवेंट द कंपनी फेलियर और कोलैप्स। जाहिर बात है, ये उन चीज़ों के लिए नहीं होता कि ये कंपनी के फेलियर और कोलैप्स को स्टॉप कर पाए या रोक पाए। इट कैन नॉट प्रिवेंट द कंपनीज फॉलिंग टू अचीव देयर फेलिंग टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो कंपनीज अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रही हैं उनके अंदर ये हेल्प आउट नहीं करता। उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, यूके के जो कोड हैं उसके लिए आप ये देखें कि उन्होंने ये 4 पॉइंट दिए, जिसके अंदर आपने देखा कि अगर आप प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच फॉलो करते हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंटेन करना चाहते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिट, डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन, रिलेशनशिप विद द शेयर होल्डर, ये सब चीज़ें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है, और ये इसके प्रिंसिपल बनाए जाते हैं कि किस तरह सब चीज़ों को लेके चलेंगे, फॉलो करेंगे। उसके बाद ये रूल बेस्ड अप्रोच के अंदर कहते हैं कि किस तरह कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेहतर कर सकते हैं, तो एक सॉक्स की पॉइंट्स उन्होंने दिए कि जी ऑडिटर की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी हो, ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेशन ऑफ एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिटर से मिलती है वो होनी चाहिए, इंक्रीज फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, जितनी क्लैरिटी ला सकते हैं वो होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन और डीलिंग्स होनी चाहिए जो इनसाइड यानी कि इन इंटरनली कंपनी के अंदर हो रही होती हैं, ठीक है, और बाकी क्या है, हर 3 साल बाद या 5 साल पर ऑडिटर की रोटेशन होनी चाहिए। तो ये 7 फैक्टर दिए जो कि क्या थे, जरूरी थे इंटरनल कंट्रोल को बेहतर करने के लिए। A rule-based approach instill the corporate governance code into the law with the penalties for transgression, fines or imprisonment. नेक्स्ट आ जाती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डिटेल क्या है, और इसका हम इसको जब अप्लाई करते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या हमें ये यानी कि फ़ायदा देती है, इसका बेनिफिट क्या है, और ये हम देखते हैं। इन रिलेशन टू इंटरनल कंट्रोल्स, द बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इन रिलेशन टू इंटरनल कंट्रोल्स, बोर्ड की जिम्मेदारी क्या होती है इंटरनल कंट्रोल कंपनी का बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए, इफेक्टिव करने के लिए। Maintaining a sound system of internal control, reviewing the effectiveness of internal control, reporting to the shareholders that this review has been carried out. ठीक है, तो उसकी एक यानी कि जो बोर्ड रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी मेंटेनेंस के लिए, इंटरनल कंट्रोल की, उसको रिव्यू करने के लिए, और फिर उसको रिपोर्ट करने के लिए जो जो प्रॉब्लम, जो फीडबैक जो भी होता है। ऑडिट कमेटी को क्या करना चाहिए, बी मेड ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो लोग जो कुछ यानी कि क्या होते हैं, आउटसाइडर भी होते हैं और प्लस एक्सपर्ट भी होते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ विच शुड हैव रिसेंट रेलेवेंट फाइनेंशियल experience, have formal terms of reference, meet at least 3 times a year, meet with the auditor once a year without executive director president वो ना हो, तो ये एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट होता है। देखें, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है कि किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसकी पॉलिसीज प्रोसीजर्स हैं सबको हम रिफाइन कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल अच्छा कर सकते हैं, और किस तरह एक जॉब भी डिफाइन की जाए, किसकी क्या जिम्मेदारी, कौन किस तरह काम कर रहा है, एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव होना चाहिए। ये सारे मल्टीपल रीजन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए। एथिक्स क्या कहते हैं, एथिक्स क्या होते हैं, उसके हवाले से देखते हैं कि फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल क्या होते हैं। अगर कंफ्लिक्ट हो जाए
एम्प्लाई और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो कैसे उसको रिजॉल्व किया जाता है, एथिकल थ्रेट्स क्या होती हैं और उसकी रेजोल्यूशन क्या होती है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है कि आपको बीइंग द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, भले आप मैनेजमेंट में है या लेबर के अंदर है या ऑपरेशन के अंदर है, तो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, टेक्निकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं एक फंडामेंटल प्रिंसिपल के अंदर कि किस तरह चीजों को आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, एथिकल थ्रेट्स क्या हैं? एथिकल थ्रेट्स क्या हैं जो फंडामेंटल प्रिंसिपल की कंटेक्स्ट में फेस करनी होती हैं? आपका उसके अंदर वो सेल्फ इंटरेस्ट ना हो एज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू व्हेन प्रीवियस जजमेंट नीड्स टू बी रीवैल्यूएटेड, किसी वक्त भी हो सकता है सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी व्हेन अ पोजीशन इज प्रमोटेड टू द पॉइंट, ओके, that the objectivity may be compromised। तो समटाइम क्या होता है कि वहाँ पे पर्सनल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, कोई रेफरेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। When a close relationship leads to a compromise of financial judgment, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। Familiarity, when a close relationship leads to a compromise of the professional judgment होना चाहिए। ठीक है, और इंटिमिडेशन क्या है, एक्चुअल और परसीव थ्रेट्स डेटर द ऑब्जेक्टिव एक्शन। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये क्या करती हैं, थ्रेट्स क्रिएट करती हैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, जो कि आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते। तो ये एथिकल थ्रेट्स होती हैं, सेल्फ इंटरेस्ट कह लें, सेल्फ रिव्यू कह लें, एडवोकेसी कह लें, फेमिलियरिटी कह लें। यानी अगर आप एक फेयर तरीके से काम कर रहे हो, फेयर तरीके से किसी को प्रमोट करना चाहते हैं, तो ये जो चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एथिकल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अगर आप कोई सिचुएशन हो गई है जो कि कन्फ्लिक्ट आ रही है, तो आप उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो उस समय क्या करेंगे कि बहुत सारे प्रिंसिपल है जिसको आप कंसीडर कर रहे होंगे और वो एथिकल कन्फ्लिक्ट का पार्ट बन सकते हैं। आपको फैक्ट्स चेक करने होंगे, इंटरनली एस्केलेट करना होगा मैटर को, एक्सटर्नली एक्सकेलेट करेंगे, अगर नहीं होगा तो इंटरनली रिफ्यूज टू रिमेन एसोसिएटेड विद द कन्फ्लिक्ट, तो फिर आप कन्फ्लिक्ट से अलहदा हो जाएंगे। यानी कि फैक्ट चेक करेंगे, उसको इंटरनली एक्सकेलेट करेंगे, अगर तब भी नहीं सुनी जाएगी फिर एक्सटर्नली एक्सकेलेट करेंगे। और अगर फर्ज किया यानी कि क्या कर सकते हैं, रिफ्यूज टू रिमेन एसोसिएटेड विद द कन्फ्लिक्ट, फिर नहीं होगा कि फिर आप अलहदा हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंट करें आप, क्या कहते हैं, उन इश्यूज को। और उसके बाद आप डॉक्यूमेंट करने के बाद आपको फिर प्रोफेशनली लीगल एडवाइस लेनी होगी। मतलब ये है, आपका कंपनी के अंदर कोई इशू हो गया है तो आप उसके फैक्ट्स एंड फिगर चेक करें, आप अपनी हायर मैनेजमेंट को बताएं, अगर वो नहीं सुनते तो फिर आप बाहर बताएं, और आप अपने आप को उससे अलहदा कर दें। और उसके अंदर आप क्या करें कि आप उन चीज़ों को, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उसके अंदर लीगल एडवाइस आप चेक करें कि प्रोफेशनल ओपिनियन क्या कहता है, ताकि आपको पता चले कि आप किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व ना हो। ठीक है जी, नेक्स्ट आती है कन्फ्लिक्ट विद इम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। आपका कंपनी के अंदर अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? वो कुछ भी हो सकता है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट में पुट अंडर प्रेशर टू एक्ट कंट्री टू लॉ और रेगुलेशन, यानी ये डिफरेंट रीजन है जिसकी वजह से अकाउंटेंट को प्रेशराइज किया जाता है और उसके अंदर उसको इन्वॉल्व किया जाता है, जिसके जरिए उसको इन चीज़ों से अपने आप को अलग रखना है, इसका पार्ट नहीं बनना। Act contrary to the technical or professional standard, facilitate unethical, illegal earning strategies, intentionally mislead others, issue a financial or non-financial report that materially misrepresents the facts। ठीक है, अब आपको सेफ गार्ड कैसे करना है, इनसे बचना कैसे है? सेफ गार्ड टू एलिमिनेट और रिड्यूस दीज थ्रेट्स इंक्लूड ऑब्टेनिंग द एडवाइस फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और प्रोफेशनल बॉडी। अगर आपको पहले विद इन द कंपनी करना है, नहीं अगर वो सुनते नहीं बताते तो फिर आपको प्रोफेशनल बॉडी से अप्रोच करना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ फॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस और सीक लीगल एडवाइस, जैसे हमने पहले भी किया। तो ये डिफरेंट वेज हैं हाउ यू कैन यू नो beside, you can
make it yourself apart from other activities. Now, you do not become the part of these kind of activities. Try to separate yourself from these kind of situations. उसके बाद है इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी आ जाती है। तो हम क्या कहते हैं, इसमें डिस्कस करेंगे 3 कंपोनेंट। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी सिस्टम, टेक्नोलॉजी क्या है स्ट्रेटेजी, और मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या है। तो हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे और इसके हवाले से आएंगे। इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी इज द ओवरऑल प्लान अ बिजनेस हैज टू क्रिएट एंड डेवलप इट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट यूजुअली ब्रोकन अप इनटू 3 पार्ट्स। इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी एक ओवरऑल है बिजनेस का। उस बिजनेस के अंदर हम 3 चीजें डिस्कस करते हैं: इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है। तो क्या है कि जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, उसमें उसका डिवीजन कह लें, SBU स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, कोई एक ऐसा यूनिट हो सकता है कि जो खुद अपनी अर्निंग और एक्सपेंसेस को बेयर कर रहा हो इंडिपेंडेंटली। फंक्शन बेस्ड, डिपार्टमेंट बेस्ड कोई हो सकता है, डिमांड ओरिएंटेड होता है, बिजनेस फोकस्ड होता है। अगर टेक्नोलॉजी और यानी कि स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं तो एक्टिविटी बेस्ड क्या है, सप्लाई ओरिएंटेड और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से रिलेशनशिप कैसे हैं और मैनेजमेंट किस तरह फोकस करती है, किस सारी चीज़ों को लेकर चलती है। जब भी कोई स्ट्रेटजी आप बनाएंगे तो उसके अंदर इन चीज़ों को आप कंसिडर करेंगे कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम यानी कि वर्कआउट करना चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से और मैनेजमेंट के हवाले से। उसके बाद है डेवलपिंग द इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी। अगर आप डेवलप करें इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी तो उसके अंदर आपको किन किन चीज़ों का ख्याल करना होगा ताकि आप एक अच्छी इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलप कर सकें। द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी विल बी सेट फर्स्ट एंड दिस विल ड्राइव द इंफॉर्मेशन नीड्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो क्या हो सकता है, द ऑर्गेनाइजेशन विल नीड the information on the key performance indicator to ensure that the critical success factors are being achieved। तो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन चाहिए उसके केपीआईज और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के हवाले से कि केपीआईज की बेस के ऊपर आप क्या कर सकते हैं। वो आपके लिए कुछ ऐसे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होते हैं जो कि आपको अचीव करने होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी, क्रिएट एंड सस्टेन कंपेटिटिव एडवांटेज, ये आपको फायदा होगा। ठीक है। आईटी डेवलपमेंट कैन बी एक्सप्लॉइटेड एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम, ये जरूरी है सही टाइम पे आप आईटी का यूज करें। गोल कॉन्ग्रेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑब्जेक्टिव एंड कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, यानी गोल कॉन्ग्रेंस होनी चाहिए कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल है वो आपके गोल बन जाए, तो वो गोल कॉन्ग्रेंस होनी चाहिए। ठीक है। सपोर्ट की एरियाज ऑफ द बिजनेस, ठीक है, सपोर्ट करें। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो जब आप इंफॉर्मेशन स्टडी डेवलप कर रहे होंगे तो आपको इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना होगा, बेहतर करना होगा। ठीक है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, जब पूरा सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप करते हैं, वो भले आपका इंटरनल कंट्रोल के हवाले से हो, आईटी के हवाले से, किसी भी हवाले से, तो आप क्या करते हैं कि पहले प्लानिंग करते हैं, ऑब्जेक्टिव आपके कैसे ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, क्वेश्चनियर, स्पेसिफिकेशन, फिर डिज़ाइन करते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फिर डेवलपमेंट में आते हैं, फिर उसकी आप टेस्टिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं, ट्रेनिंग होती है, चेंज ओवर मेथड होता है, रिव्यू में आते हैं, पोस्ट कंप्लीशन रिव्यू होता है, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी। यानी जब भी आप कोई सिस्टम बनाएंगे तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, उन सारे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। वो है SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एक प्रॉपर फेजेस है। तो यानी ये पहला स्टेप हो गया सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया और ये छठा हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाती है बात इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। अब देखें, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम यहाँ से फ्लो करता है और ये यूं जाता है। ठीक है। ठीक है, सही। तो आपके पास क्या आ जाता है ये फ्लो करता है। तो सबसे पहले क्या है, अगर ये फ्लो भी कर रहा है तो आप इस तरह जा रहे हैं, तो पहला स्टेप आपका क्या है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है कि जो आपके इनिशियल लेवल पे होता है। ठीक है। वहां से ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से आप गए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कुछ इंफॉर्मेशन फिल्टर आउट हुई, तो वो इसको क्या कहलाएंगे, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, वहां से आपको हेल्प होती है। तो ये एक देखा जाए तो ये एक ऑपरेशनल लेवल पे आ जाती है ये चीज़ें। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक एंटरप्राइज सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जैसे मिसाल के तौर पर
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। डॉक्टर के पास या इंजीनियर के पास या लॉयर के पास जाते हैं आप, तो वो क्या करते हैं कि उनके पास ऐसे सिस्टम है, वो एक डिजीज डालते हैं और उसकी सारी प्रिकॉशंस, उसकी मेडिकेशन, सब चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। कोई भी, अब वो इस तरह की केस कर चुके हैं, तो आपका क्या हो जाता है, वो आप क्या करते हैं कि वो एक स्ट्रेटेजिक एंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम में आ जाता है। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, जैसे एआई के तौर पर काम कर रहा होता है। जैसे बहुत बड़े बड़े केसेस, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, आप क्या करते हैं, उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो वो एक्सपर्ट सिस्टम उसमें आपको हेल्प करता है, एक्सपर्ट एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम की ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या है, आप जब आपको इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप किस तरह उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। आप उसका एक इंटरनल सॉल्यूशन होता है, दूसरा उसका एक्सटर्नल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। डाटा प्रोसेसिंग, अगर इंटरनल देखें तो एक डाटा प्रोसेसिंग हो रही होती है, दूसरा आपके पास डाटा स्टोरेज है। अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन है तो फिर आप आउटसोर्सिंग करते हैं, उसके बेनिफिट्स एंड रिस्क को देखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम भी काफ़ी सारी हो जाती है। डाटा प्रोसेसिंग में आते हैं तो आपका सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है। इसी तरह डाटा स्टोरेज में सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज। तो सेंट्रलाइज में क्या होता है, डाटा प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं तो आप जाहिर बात है कि एक ही जगह पे सारा डाटा प्रोसेस हो रहा होता है, यानी कि एक हेड ऑफिस होता है और दूसरे उसके डिपार्टमेंट होते हैं। डिसेंट्रलाइज में जाए तो आपने हर किसी को अलग दे दिया, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, तो सेम यहाँ पे भी वही अप्लाई होता है। उसके बाद क्या है, बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ आउटसोर्सिंग। अब आपने अपना कोई भी डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर दिया, मिसाल के तौर पर आपने क्या किया कि आपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कर दिया, आपने परचेजिंग कर दिया, आपने सेल डिपार्टमेंट कुछ भी कर दिया, तो उसके लिए क्या है कि आपको बेनिफिट क्या क्या हो रहे होते हैं, सही है, और आपको रिस्क क्या होते हैं। तो जब आप बेनिफिट क्या होता है कि आपकी फिक्स कॉस्ट, जो कि अगर फर्स्ट के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट किया आपने, तो फिक्स कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे रिस्क कॉस्ट का ही होता है आपको। और बेनिफिट क्या है कि फास्ट, यानी कि चीज़ें हो जाती है, आप नहीं कर रहे होते, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो ब्रीच हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, जिस तरह आप मर्जी हैं आप उस करें, आपको कोई इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता, इनके पास कंट्रोल आ जाता है। रिस्क का ये होता है। फुल रेंज ऑफ सर्विसेज आप क्या करते हैं कि दे देते हैं उन्हें, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन रखते हैं आप उनके साथ। फेलियर कंपनसेटेड, यहाँ पे आप क्या कहते हैं, कंपनसेटेड होती है, कंपनसेशन होती है, और यहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी, डाटा लीक आउट हो जाता है। फोकस ऑन कोर एक्टिविटीज़, जब आप आउटसोर्स करते डिपार्टमेंट को तो आप अपने की एरियाज के ऊपर काम करते हैं, और यहाँ पे क्या है कि जो एक कंपेटिटिव एडवांटेज आप बना सकते हैं, तो उसका ज़ाहिर बात है कि जब आप अपने कोर एक्टिविटीज़ पे काम करते हैं तो आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज बनता है। लेकिन रिस्क क्या होता है कि वो लॉस हो सकता है अगर आपने सही टारगेट अचीव नहीं किए। तो वो कोलैप्स ऑफ द आउटसोर्सर, आपका आउटसोर्सर कोलैप्स भी हो सकता है। कंसल्टेंट लैक्स एक्सपर्टीज, उसके अंदर एक्सपर्टीज भी नहीं हो सकती। तो ये प्रॉब्लम हो सकती हैं जो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, जो कि आपको टफ टाइम दे सकते हैं। स्टीयरिंग कमेटी क्या होती है, एक किस्म की समझ लें कि जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रही होती है, तो हम स्टीयरिंग एक्टिविटी कहते हैं। तो उसका जो मेंबर, जो चेयरमैन होता है, उसके अंडर जो है ना, वो सीनियर मैनेजर, सीनियर आईटी स्टाफ और सीनियर फाइनेंस मैनेजर काम कर रहे होते हैं। तो जो कि उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं चेयरमैन को कि जी आपका ये है, आपके इस तरह है, आपका सारा ऐसे है। कि आईटी यूजर डिपार्टमेंट, ठीक है, तो ये क्या है, प्रोवाइड टेक्निकल इनपुट इन कमेटी, अप्रेज कॉस्ट एंड बेनिफिट। तो हर चेयरमैन को जो रिपोर्ट कर रहा था, तो हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एक डोमेन होता है। जैसे इसका आईटी है, सही है, ये इसका यानी कि ऑपरेशन में ये लोग आ गए, ठीक है, और ये आईटी में आ गए, और ये फाइनेंस के अंदर, ये अकाउंट्स और फाइनेंस के अंदर आ गए। तो तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए स्टीयरिंग कमेटी, जो कि अपनी रिपोर्ट दे रहे होते हैं। रिस्क टू अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। अब रिस्क क्या हो सकता है, रिस्क टू अ कंप्यूटर सिस्टम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं जब आप एक कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ थ्रेट्स होती हैं, फायरवॉल है, वायरस आ सकता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो आपकी कंप्यूटर सिस्टम को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। A risk to a computer system could be anything that prevents the manager getting the information they need from the system at the time they need it.
तो क्या है, अ रिस्क टू अ कंप्यूटर सिस्टम कुड बी एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स द मैनेजर गेटिंग द इंफॉर्मेशन दे नीड फ्रॉम द सिस्टम एट द टाइम दे नीड इट। डेफिनेटली वो क्या हो सकता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रिस्क भी हो सकता है और स्पेसिफिक टू नेटवर्क भी हो सकता है। अगर वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रिस्क को तो डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉइज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, एक्सीडेंटल मिस्टेक हो सकती है डाटा एंट्री के अंदर, इनएडिक्वेट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी रीजन भी हो सकती हैं, और फॉल्ट्स इन हार्डवेयर, वो फॉल्ट्स क्या हो सकते हैं, फॉल्ट्स इन हार्डवेयर, तो फॉल्ट हार्डवेयर के अंदर भी फॉल्ट आ जाता है। ठीक है, रिस्क स्पेसिफिक टू नेटवर्क्स। ठीक है, तो नेटवर्क्स के अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, रिस्क स्पेसिफिक टू नेटवर्क्स आ जाती है। ठीक है, तो रिस्क स्पेसिफिक टू नेटवर्क्स में अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, टैपिंग इनटू केबल्स नेटवर्क में आ सकते हैं, अनऑथराइज्ड लॉगिन हो सकता है, कंप्यूटर वायरस हो सकता है, फाइल कॉपिंग हो सकती है, और फाइल से सर्वर सिक्योरिटी फायरवॉल की बजाय ये चीज़ें आ सकती है, ये कंप्यूटर सिस्टम के हवाले से होती है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आ सकती है जी कंट्रोल। अब ये जो सब कंट्रोल हैं, इन चीज़ों को आपने देखना है कि इनके अंदर हमें रिस्क इनके अंदर इन्वॉल्व है, जो कि हमें प्रॉब्लम दे सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलने में। तो फॉर अ रेंज ऑफ कंट्रोल टाइप्स, ये एक सुपरविजन का भी हो सकता है, प्रॉब्लम पासवर्ड का भी हो सकता है, यूजर लॉग का भी हो सकता है, डिजास्टर रिकवरी प्लान का भी हो सकता है, आपका कोई बैकअप ही ना हो, बैकअप लाइसेंस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग, इनकरप्शन, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, ओरिजिनल डिस्क, फायरवॉल, और फॉर्म्स प्री नंबर्ड। ये सारे रिस्क है, अगर ये इनमें से कोई सही नहीं होगा तो आप वहाँ पे रिस्क पे हैं, और वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है कंपनी के हवाले से और ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। उसके बाद है ऑडिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आप अगर कोई ऑडिट करना चाह रहे हैं, वो भी कंप्यूटर के जरिए, ठीक है, तो आपको उसके अंदर किन किन चीज़ों का ख्याल करना होगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम द ऑडिट्स आर कैरिड आउट टू चेक वेदर द सिस्टम is achieving its intended objective। ठीक है, इन केस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम टू चेक दैट द इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम इज रिलायबल। ठीक है, तो अब जब आप क्या कर रहे होते हैं कि आप कुछ, आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि जी हमें सिस्टम से अचीव करना है, और उसमें क्या होता है कि अगर वो आपको इंफॉर्मेशन ना मिल रही हो तो प्रॉब्लम होता है, अगर वो मिल रही है और उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है तो वो भी आप चीज़ें देखते हैं। तो प्रॉब्लम्स विद ऑडिटिंग द कंप्यूटर सिस्टम, प्रॉब्लम विद ऑडिटिंग कंप्यूटर सिस्टम, इनकोडेड डाटा। ठीक है, तो सम टाइम आप उसे कमांड देते हैं तो हो सकता है कमांड एग्जीक्यूट ना करें, लॉस ऑफ ऑडिट ट्रेल। ठीक है, तो ये भी चीजें हो सकती हैं। सही है, तो क्या कहते हैं, हमें ये भी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और लैक ऑफ प्राइमरी रिकॉर्ड्स, सम टाइम कुछ लैकिंग हो जाती है, प्राइमरी रिकॉर्ड नहीं मिल रहे होते, कंसंट्रेशन ऑफ कंट्रोल्स इन द आईटी डिपार्टमेंट, बहुत ज़्यादा कंट्रोल से भी प्रॉब्लम होती है, सिर्फ आईटी के ऊपर आप फोकस करते हैं पर ऑल प्रोग्राम कंट्रोल्स, यानी ये सब चीज़ें, और ओवर राइटिंग ऑफ द डाटा, ये बाज़ ये हो जाती है। तो इट मीन्स ये सब चीज़ें एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, और अगर ये लैग कर रही हो या ना हो तो हमें किस तरह ऑडिट करते हुए कंप्यूटर के जरिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है जी, उसके बाद है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। अब जब आप कंप्यूटर के जरिए आप ऑडिट करते हैं तो आपको किन किन टेक्निक्स को जहन में रखना होता है। तो सबसे पहले आ गया जी ऑडिट सॉफ्टवेयर आ गया आपके पास। ठीक है, अगर ऑडिट सॉफ्टवेयर के जरिए करते हैं, फिर दूसरा क्या होता है, टेस्ट डाटा, उसके जरिए करते हैं। अगर ऑडिट सॉफ्टवेयर के जरिए करते हैं तो आप किस में अच्छे हैं, कैलकुलेटिंग में है, सॉर्टिंग में है, फिल्टरिंग में, रिपोर्टिंग में, या एक्सेप्शन में है। तो आपको ये देखना होता है, अगर टेस्ट करते हैं डाटा को तो लाइव कर रहे हैं या डाटा को कर रहे हैं। टेस्ट डाटा करते हैं प्रोसेस ड्यूरिंग अ नॉर्मल प्रोडक्शन रन, यानी कि जो चल रही है उसमें आप टेस्ट कर रहे हैं, या फिर आपकी क्या है कि नॉर्मल साइकिल नहीं है और वैसे आप उसको टेस्ट कर रहे हैं डाटा को, तो हो सकता है कि आपको कुछ
वो चीज़ें एक लाइवली ना पता चलें रियल टाइम में, क्योंकि यहाँ तो रियल टाइम में आपको पता चल रहा होता है ना सब चीज़ों का। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे आपको रियल टाइम में वो डाटे का पता ना चले। तो द टेस्ट डाटा प्रोसेस्ड आउटसाइड द नॉर्मल साइकिल, तो ये चीज़ें भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं कि जो डेड है, यानी कि यूँ समझ लें कि नॉर्मल साइकिल से आप हट के डाटे को प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसमें वो एफिशिएंसीज़ या वो आपको चीज़ें नहीं मिल रही जो कि मिलनी चाहिए, ठीक है? तो ये हमारा क्या कहते हैं था, आज का टॉपिक था रिस्पॉन्सेज टू रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि इसको क्रैप अप कर लेते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी इस चीज़ को कवर कर सकें। रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेटेजिक रिस्क हमने आज डिस्कस किया रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। फिर हमने इसके कंट्रोल, इसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आई स्ट्रेटेजी और रिस्क सारे डिस्कस किए। कंट्रोल मेथड्स क्या होते हैं, उसको हम कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं, वो हमने डिस्कस किए, ठीक है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इसको हम कैसे कैसे अकाउंट फॉर करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम, ठीक है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम, इसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं अपने अकाउंटिंग सिस्टम को, उसमें क्या क्या हमें स्टेप्स लेने पड़ते हैं, गोल कॉन्ग्रेंस क्या होती है, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल केपीआईज क्या होते हैं, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होते हैं। मॉडर्न अकाउंटिंग मैनेज अकाउंटिंग, जब वो एक नया मैन्युफैक्चरिंग मेथड चेंज हुए तो फिर नई हमें मॉडर्न मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक लानी पड़ी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, और प्रिंसिपल बेस्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, रूल बेस्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, ठीक है? तो ये हमने डिस्कस की, उसमें सब चीज़ें हमने डिस्कस की, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डिटेल, उसकी लिमिटेशन, ऑडिट कमेटी क्या काम करती है, एथिक्स क्या होते हैं, फंडामेंटल एथिक्स क्या हैं, कन्फ्लिक्ट क्या आते हैं, कन्फ्लिक्ट होते क्या हैं, कन्फ्लिक्ट किस तरह रिजॉल्व किया जाता है, एथिकल कन्फ्लिक्ट से हमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, अच्छा एथिकल थ्रेट्स क्या होती हैं, ठीक है? और उसको रिजॉल्व कैसे किया जाता है, अगर आपको विद इन द कंपनी और कोई ना सुने तो फिर आप कैसे बाहर जा सकते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट करते हैं अपने इश्यूज को, कैसे एक्सपर्ट की ओपिनियन लेते हैं लीगली, ठीक है? और सारा कुछ कैसे होता है, इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी क्या है, यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटजी क्या है, टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी क्या है, और मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है? तो इसको हम देखते हैं, इसको हम यानी कंसिडर करते हैं। ये सारे रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेटेजिक रिस्क है, स्ट्रेटेजिक में लॉन्ग टर्म बेसिस पे। अब इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी हम कैसे डेवलप करते हैं, ठीक है? उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, सिस्टम कैसे अगर डेवलप किया जाता है, भले वो कंप्यूटर का हो, कोई सॉफ्टवेयर का हो, या किसी भी सिस्टम का हो, तो स्टेप्स यही होंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, आजकल बड़े एक सिस्टम आ गए हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आ गया, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया। तो मैनेजमेंट जो है ना, वो ऑपरेशंस को हम देखते हैं, डील करते हैं, किस तरह एक रिपोर्टिंग हो रही होती है, जैसे अकाउंट्स के हिसाब से कोई भी रिपोर्टिंग होती है। डिसीजन सपोर्ट नॉर्मल डॉक्टर इंजीनियर, और ये एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम जो एग्जीक्यूटिव के लिए हेल्प आउट करता है कि उनको क्या डाटा चाहिए। उसके बाद है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, कैसे आप अगर आपको इंफॉर्मेशन मिलती है तो किस तरह उसको आप मैनेज करते हैं, ठीक है? उसके बाद बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ आउटसोर्सिंग क्या हो सकता है, अगर आप रिस्क आप जाहिर बात है कोई डिपार्टमेंट आउटसोर्स करते हैं तो किन किन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। स्टीयरिंग कमेटी क्या होती है, जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को असेस कर रही थी, उसकी परफॉर्मेंस को, और फिर यही देखते हैं, ये एक दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कह लें कि वो होता है जो एक कमेटी बना के इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। रिस्क ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम क्या हो सकते हैं, कंट्रोल उसके लिए क्या लेते हैं, क्या होने चाहिए, किस तरह मेजर करते हैं। ऑडिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, अगर कंप्यूटर अगर एक यानी कंप्यूटर के ज़रिए आप ऑडिट करते हैं तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं, और कंप्यूटर ऑडिट असिस्टेड टेक्निक्स क्या होती हैं, ठीक है? तो ये सारा हो गया। नेक्स्ट हमारा जो अ, आएगा वो हम डिस्कस करेंगे जनाब, ठीक है? डिस्कस करेंगे इंटरनल कंट्रोल, जो है ना, किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं किसी कंपनी के अंदर टू मैनेज द रिस्क। यानी अब जो भी हम फर्दर चीज़ें होंगी, वो ये होंगी कि किस तरह अच्छे से इंटरनल कंट्रोल बनाएं जिससे कंपनी के जो अंदर रिस्क इन्वॉल्व है उसको या तो एलिमिनेट किया जाए, क्योंकि 100% तो रिमूव नहीं कर सकते, ये लूप होल्स, ये फ्लॉज ये रहते हैं।
तो इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंटरनल कंट्रोल ऑफ द कंपनी और इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। जज़ाकल्लाह खैर जी। थैंक यू वेरी मच।